बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। 6th सेमेस्टर के कोर्स का एक सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी। कल मैंने इसका कोर्स ग्रेड आप लोगों को समझा दिया था। आज इसका यूनिट 1 में स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी है। इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि एपिडेमियोलॉजी को डिफ़ाइन कर पाएंगे, एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स को आप लोग डिस्कस कर पाएंगे, एपिडेमियोलॉजी के यूजेस आप लोगों को पता होंगी और एपिडेमियोलॉजी का जो स्कोप है वो आप लोग डिस्क्राइब कर सकेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है इस यूनिट का पार्ट 1, इसके अंदर हम ये 2 ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, जिसमें हम एपिडेमियोलॉजी के डिफिनीशंस और एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी क्या है? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। इससे पहले आप लोगों ने एपिडेमियोलॉजी डिस्कस नहीं की है आप लोगों के इस सेशन के दौरान। तो ये एपिडेमियोलॉजी असल में पब्लिक हेल्थ का एक मेजर सब्जेक्ट है। पब्लिक हेल्थ का जिस तरह जो टॉपिक्स आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में ज़्यादातर, 1 में भी थे लेकिन 2 में ज़्यादातर जो टॉपिक्स थे डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड, कम्युनिकेशन डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड और कुछ जो हेल्थ इंडिकेटर्स वगैरह हैं, तो उससे उन टॉपिक्स से थोड़ा मिलते जुलते टॉपिक्स यहाँ पे भी मौजूद है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो ये बात आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि एपिडेमियोलॉजी जो है वो पब्लिक हेल्थ का एक मेजर सब्जेक्ट है। अगर इसको हम इसको डिफ़ाइन करें कि एपिडेमियोलॉजी कहते किसे है, तो इनमें यहाँ पर ये जो एपिडेमियोलॉजी जो टर्म है इसमें 3 टर्म्स मौजूद है। ईपी का मतलब होता है अपान, या फिर हम कह सकते हैं एमंग, और डीमियो जो है, डीमोस कहा जाता है पॉपुलेशन को, और जो लॉजी है उसका मतलब है स्टडी। तो फिर यहाँ पे इसकी डिफिनीशन क्या बनती है कि लोगों के ऊपर, लोगों की अपान पीपल, अपान पॉपुलेशन यहाँ पे स्टडी की जाती हैं। इसकी अगर डिफिनीशन में आप लोगों को बताऊँ, एक इसकी जो मेन डिफिनीशन है तो वो ये है कि एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स in a specific population and the application of study to control health problems। यानी एपिडेमियोलॉजी जो है इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें हम जो हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, चाहे वो डिज़ीज़ हो, कोई आउटब्रेक आ गई है, कोई डिज़ीज़ जो है वो फैल रही है, जो भी हो, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट हो, तो उसकी हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसके पैटर्न को देखते हैं कि एक डिज़ीज़ अगर फैल रही है तो किस पैटर्न से फैल रही है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी इसकी कोई वेरी करती है या नहीं। अगर वेरी करती है कम्युनिटी टू कम्युनिटी फैलने में, तो क्यों, उसके रीजंस क्या हैं। और इसके डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कि किस वजह से, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि उन फैक्टर की वजह से ये डिजीज़ जो है वो फैल रही है। और इस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेन चीज़ जो एपिडेमियोलॉजी में आप कह सकते हैं कि इसकी सुतून है, वो ये है कि हम पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं। पब्लिक हेल्थ में ही इसी तरह है। जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या देखती है, पूरे पॉपुलेशन को एज ए होल लेती है, एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और उन पे स्टडी करती है। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है कि एक पॉपुलेशन पे स्टडी किया जाता है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स पे, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, यानी उसके पैटर्न को, और उसके जो डिटर्मिनेंट्स है, उसके जो रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से वो डिजीज़ होती हैं, उनको देखा जाता है। और फिर इस स्टडी के थ्रू, इस एपिडेमियोलॉजिक स्टडी के थ्रू उनके लिए कंट्रोल मेजर्स किए जाते हैं, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, उनके प्रिविलेंस को रोका जा सके। अगर सिंपल डिफिनीशन आप लोगों को बताओ, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं कम्युनिटी के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं, उसी नॉलेज को, उसी कम्युनिटी के अंदर जो हमने नॉलेज उठाया है, पॉपुलेशन के ऊपर हमने जो स्टडी की है, उन्हीं नॉलेज को उठा के उनके बेसिस पे फिर हम कंट्रोल मेजर्स करते हैं। तो ये कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। या फिर इसको आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड अदर फैक्टर
रिलेटेड टू देम। इस तरह भी आप डिफिनीशन कर सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी जो है वो मेडिसिन की ब्रांच है, यानी मेडिकल साइंसेस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ का इंसिडेंस देखते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और उसके लिए पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स जो है वो तलाश करते हैं। या फिर इस तरीके से भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लुकिंग एट द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन रदर देन इंडिविजुअल। ये एक सिंपल और बहुत ही जो है वो मज़ेदार एक डिफिनीशन है, सिंपल डिफिनीशन है, आप लोगों को आसानी से याद हो सकती है कि एपिडेमियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लुकिंग एट हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन रदर देन इंडिविजुअल। यानी इसमें क्या किया जाता है, पॉपुलेशन के हेल्थ को देखा जाता है, इंडिविजुअली नहीं देखा जाता। तो ये एपिडेमियोलॉजी कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एपिडेमियोलॉजी चूँकि आप लोगों के लिए एक नई सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है वो आपने याद रखने होंगे। पहले तो मैंने जितने भी डिफिनीशंस आप लोगों को बताए, इन्हें बार बार सुने और इन्हें याद रखें, इन्हें समझने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों से कोई एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछे तो सिर्फ एक डिफिनीशन पे आप जो है रिले ना करें, उसे डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वे से बताए कि एपिडेमियोलॉजी कहते किसे हैं। और दूसरा ये कि इसके एम्स का आप लोगों को पता हो कि एपिडेमियोलॉजी अगर एक साइंस की ब्रांच है, अगर ये एज ए साइंस मौजूद है, तो इसके क्या मकसद है, मकसद आप लोगों को पता हो। तो मकसद की बात की जाए तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग ये बता सकते हैं, अगर आप लोगों से किसी ने एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछा तो आप उसको ये बता सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी का एम ये है कि ये क्या करती है, एपिडेमियोलॉजी क्या करती है। एपिडेमियोलॉजी डिजीज़ की जो अकुरेंस होती है, कोई भी डिजीज़ जब पैदा होती हैं, डिजीज़ अकरेंस होती हैं, तो उसको डिस्क्राइब करती है, उसको एनालाइज करती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करती है, यानी उसके जो पैटर्न है उस डिज़ीज़ का, उसको पता करती है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी है ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है कि एक डिज़ीज़ की जो पैथोजेनेसिस हो रही है, यानी एक डिज़ीज़ जो प्रोग्रेस कर रही है, तो उसको प्रोग्रेस होने में उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, किन काजेटिव फैक्टर की वजह से वो जो है डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही है, उनका पता लगाती है। तीसरा इसका मकसद आप ये भी बता सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी इसलिए मौजूद है ताकि जो जितने भी डिजीज़ हैं तो उनके लिए अगर कंट्रोल मेजर करना हो, तो उस दौरान जो भी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, जो भी सर्विस हम प्लानिंग में लाते हैं, तो उन सर्विसेज के लिए एसेंशियल डेटा प्रोवाइड करना जो है वो एपिडेमियोलॉजी का मकसद है कि अगर कंट्रोल किस डिजीज़ को कम्युनिटी के अंदर, पॉपुलेशन के ऊपर डिजीज़ के बारे में स्टडी किया जाए और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स किए जाए, सर्विसेज दिए जाए, तो उन सर्विसेज के लिए जो एसेंशियल डेटा प्रोवाइड करती है वो एपिडेमियोलॉजी है कि अगर पॉपुलेशन में है तो एक डिज़ीज़ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी रेशो, उसके प्रोपोर्शंस क्या है, उसकी पैटर्न क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो एपिडेमियोलॉजी बताती हैं। एक दूसरी बात ये कि अगर सिंपल अल्टीमेट गोल जो है वो अगर मैं बताना चाहूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि एपिडेमियोलॉजी का मेन मकसद जो है वो क्या है, तो फिर मैं क्या बताऊँगी, मैं ये बताऊँगी कि जो सिंपल अल्टीमेट गोल है एपिडेमियोलॉजी का वो ये है कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसको एपिडेमियोलॉजी एलिमिनेट करना चाहती है या उसको रिड्यूस करना चाहती है, ताकि एक सोसाइटी के अंदर, एक पॉपुलेशन के ऊपर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए और उन पॉपुलेशन की वेल बीइंग हो जाए, उस सोसाइटी जो है उसकी वेल बीइंग हो जाए। यही कोशिश, यही गोल जो है एपिडेमियोलॉजी का है, जिसके लिए डिफरेंट तरीक़ों से एपिडेमियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है और फिर उन स्टडीज़ के थ्रू कंट्रोल मेजर्स करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोविड-19 जो है इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो कोविड-19 की बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेंडेमिक बन गई थी उस टाइम। तो फिर क्या किया गया, सबसे पहले ये देखा गया कि ये जो कोविड-19 है तो ये कैसे फैलती है। तो पता चला, स्टडी किया गया कि कैसे फैलती है, तो पता चला कि ये क्लोज कॉन्टेक्ट्स की वजह से फैलती है, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से ये क्या हुई, एक नॉलेज मिल गई कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये फैलती है। ये एक नॉलेज जो है एपिडेमियोलॉजी के छानबीन की वजह से पता चला, सामने आई कि एक हाईली इन्फेक्टिविटी है इसकी, और दूसरा ये कि क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से एक दूसरे में फैलती है। तो फिर इसके लिए क्या किया गया, इस स्टडी के बेस पे, इस नॉलेज के बेस पे
लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट किया, सैनिटाइज़र्स यूज़ करना स्टार्ट किया, सोशल डिस्टेंस रखने लगे एक दूसरे से। तो ये क्या है? ये इम्प्लीमेंटेशन है। मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस को कायम रखना, ये सब इम्प्लीमेंटेशन है। ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आई? पहले एपिडेमियोलॉजिक इन्फॉर्मेशन मिली, एपिडेमियोलॉजिक नॉलेज मिली, और उस नॉलेज के बेस पे फिर एपिडेमियोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन की गई कि ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की गई ताकि इसको रिड्यूस किया जाए, किसी न किसी तरीके से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों को एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन और इसके एम्स के अलावा इसके कंपोनेंट्स का पता होना भी ज़रूरी है कि एपिडेमियोलॉजी अगर एक सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं कि क्या है। फर्स्ट वन जो है वो डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी है, यानी एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी लाजमी होती है। डिज़ीज़ की फ्रिक्वेंसी को मालूम करना, यानी कोई भी डिज़ीज़ जो है वो अगर आई है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो डिज़ीज़ जो है कैसे फैल रही है, उसकी वजह से कितने डेथ, कितने डिसेबिलिटीज़ जो है वो हो रहे हैं। यानी सिंपली आप लोग फ्रिक्वेंसी के लिए ये बातें याद रखें कि फ्रिक्वेंसी के अंदर हम किसी भी डिज़ीज़ की रेट, रेशो और प्रोपोर्शन जो है वो मालूम करते हैं। यानी किसी भी डिज़ीज़ की जब हम रेट, रेशो और प्रोपोर्शन मालूम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उस डिज़ीज़ के फ्रिक्वेंसी को देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो यही है कि डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी का पता करना, उसके रेट, रेशो और प्रोपोर्शन को पता करना। दूसरा जो कंपोनेंट है वो डिज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी के अंदर मतलब ये है कि डिज़ीज़ के पैटर्न को देखना कि एक डिज़ीज़ अगर आई है तो वो किस पैटर्न से फैल रही है। डिज़ीज़ की जो पैटर्न होती है कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करती हैं। अगर कम्युनिटी टू कम्युनिटी इसमें वेरिएशंस है तो फिर वो वेरिएशंस क्या है उनको स्टडी करना, इसके पैटर्न को, सिंपली यही याद रखें कि इसके पैटर्न को देखना कि किस तरीके से ये डिज़ीज़ जो है ये फैल रही है। तो ये दूसरा इसका डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन यानी पैटर्न को देखना, ये दूसरा कंपोनेंट है। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ के एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स को देखा जाता है। ये जो लास्ट वाला जो थर्ड वन जो कंपोनेंट है एपिडेमियोलॉजी का, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, ये सबसे मेन पॉइंट है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है उसका मेन जॉब यही होता है कि वो आइडेंटिफाई करे काजेटिव एजेंट को, कि अगर डिज़ीज़ आई है तो डिज़ीज़ की काजेटिव एजेंट कौन सी है, और उन रिस्क फैक्टर्स का पता लगाए जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ को कंट्रीब्यूशन हो रही है, ये डिज़ीज़ कंट्रीब्यूट हो रही है उन फैक्टर की वजह से, तो उनका पता लगाए। ये जो काजेटिव एजेंट और जो यहाँ पे काजेटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर्स होती हैं, तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ीज़ के अंदर आती हैं। तो आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में इतना पता हो कि एपिडेमियोलॉजी के 3 कंपोनेंट्स है, डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी, डिज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ीज़। डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी के अंदर हम रेट, रेशो, प्रोपोर्शन को देखते हैं एक डिज़ीज़ के। डिज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पैटर्न को देखते हैं, एक डिज़ीज़ फैल रही है तो किस पैटर्न से फैल रही है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ीज़ के अंदर हम उसके काजेटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर्स को मालूम करते हैं। तो ये 3 जो है ये कंपोनेंट्स है एपिडेमियोलॉजी के। इसके अलावा एक और मेन चीज़ एपिडेमियोलॉजी के अंदर आप लोगों को पता होना जो ज़रूरी है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट मीन्स के एपिडेमियोलॉजी की ट्रेट क्या है, उसकी जो वही ट्रेट, इस एपिडेमियोलॉजी की जो ट्रेट जो है ना स्टूडेंट्स, ये वही ट्रेडिशनल मॉडल है इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में पढ़ाई थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, के एक ट्रेड है कि जिसको कहते हैं वही जो ट्रायंगल बनी होती हैं, और उसमें ट्रायंगल का एक हिस्सा जो है वो होस्ट, दूसरा हिस्सा जो है वो एजेंट, और तीसरा हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट होता है। यानी किस तरीके से एक काजेटिव एजेंट और जो एनवायरनमेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करके एक होस्ट जो है उस तक डिज़ीज़ को स्टार्ट कर लेती है, उसमें डिज़ीज़ पैदा कर देती हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है एजेंट, होस्ट फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये 3 चीज़ें जो है वो ट्रेड ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहलाती हैं। एजेंट के अंदर जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि एजेंट बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल और सोशल भी हो सकती हैं। कोई भी एजेंट जिनकी वजह से, केमिकल चीज़ों की वजह से, बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से, फिजिकली इंजरी वगैरह की वजह से, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी, या फिर बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को
उसकी अगर बॉडी के अंदर मकदार ज़्यादा हो जाए या फिर कोई सोशली कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सब की वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो हो सकती है। तो ये उसके एजेंट है। दूसरा होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो कि होस्ट को ससेप्टेबल बनाती है, जिसमें उसका एज ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा यंग है या जार्डियाटिक है तो दोनों में वो वल्नरेबल हैं। उसके जेंडर, कुछ डिजीज़ जो है वो जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, कुछ मेल में बहुत ज़्यादा कामन है, कुछ फीमेल से बहुत ज़्यादा कामन है। हेरिडिटी उसकी जेनेटिकली भी, उसके अगर हेरिडिटरी में जेनेटिक्स में कोई डिजीज़ फैमिली में रन करती आ रही है तो वो भी उसको ससेप्टेबल बना सकती है। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, उसके न्यूट्रिशन की अंदाज़ क्या है तो उससे भी उसको वल्नरेबल वो उसको बना सकते हैं। उसके कस्टम्स, उसके ऑक्यूपेशंस, हैबिट्स, उसकी इम्यूनिटी पावर, उसका सबसे बड़ा रोल है कि इम्यूनिटी कैसी है उस इंसान की। तो ये होस्ट फैक्टर्स है जो कि किरदार अदा करते हैं एक होस्ट को ससेप्टेबल बनाने में। और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, जिनमें फ़िज़िकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर सब मौजूद है, जिनकी वजह से वो भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एक डिज़ीज़ को पैदा करने में। तो ये 3 चीज़ें जो है वो ट्रेड ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। सबसे पहला आप लोगों का एपिडेमियोलॉजी के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही काम होंगे कि इसके डिफरेंट डिफिनीशंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो याद करेंगे। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो याद करेंगे। उसके बाद इसके जो ट्रेड्स है मैंने आप लोगों को समझाई वो याद करेंगे। इसके जो मेन एम्स है, एम्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसके जो मकसद है वो याद करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई मसला नहीं होगी कोर्स में। तो आगे जाते ही आप लोगों के स्लाइड्स जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर के व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, यानी इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है। डिफिनीशन में लिखा है एपिडेमियोलॉजी लिटरली मीनिंग द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ अपॉन द पीपल इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपी मीनिंग अपॉन और अमोंग, डिमोस मीनिंग पीपल, आर डिस्ट्रिक्ट एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। इट अप्लाइज ओनली टू ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देख लें स्टूडेंट्स, वही बातें हैं। लिटरल मीनिंग को अगर हम देखें तो फिर अपॉन द पीपल, इसका मतलब होता है अपॉन द पीपल यानी पॉपुलेशन पे। ये ग्रीक वर्ड है। ईपी का मतलब अपॉन या अमोंग, और डीमोस जो है वो पीपल या डिस्ट्रिक्ट भी हम कह सकते हैं कि अपॉन द डिस्ट्रिक्ट यानी एक ख़ास किस्म का पॉपुलेशन जो है वो एक टारगेट पॉपुलेशन आपने ले लिया और उस पर स्टडी कर रहे हैं। और ये बात भी आप याद रखें कि सिर्फ जो ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं उन पे एपिडेमियोलॉजी अप्लाई की जाती हैं। डिफिनीशंस दी गई हैं एपिडेमियोलॉजी के आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर। एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है वहाँ से डिफिनीशन ली गई है। उसमें लिखा है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट ऑफ एपिडेमिक्स, यानी एपिडेमियोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें एपिडेमिक्स की ट्रीटमेंट की जाती है, यानी एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू एपिडेमिक्स को ट्रीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एपिडेमिक्स का आप लोगों को पता है, एपिडेमिक्स कहते हैं आउटब्रेक को, यानी कोई भी डिज़ीज़ जो है यूजुअल डिज़ीज़ मींस कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सोसाइटी होता है उसके अंदर, हमारा जो कम्युनिटी होता है उसके अंदर डायरिया जो है वो आमतौर पर होती रहती है। कभी किसी को होती है, कभी किसी को होती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसमें आप लोगों की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डायरिया का शिकार हो रहे हैं। एक को हो गया, दूसरे को, फिर तीसरे को, कम्युनिटी में ये फैल गई और जो कम्युनिटी के करीब हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसका बर्डन आ गया कि हर एक पेशेंट जो है वो आ रहा है उसको डायरिया है, और इससे कहीं नुकसानात भी हुए, कहीं जो है डेथ भी वाक़ई आए, या डेथ नहीं भी हुआ, डेथ की इतनी यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल पे बर्डन हुआ कि सारे पेशेंट्स जो है वो आ रहे हैं तो सबको डायरिया है। तो ये कहलाती है उस डायरिया की, उस यूजुअल डिजीज़, यूजुअल एक चीज़ है ना डायरिया, तो उसकी ये कहलाती है आउटब्रेक, यानी डायरिया की एपिडेमिक्स कहलाती हैं। इसी तरह जितने भी डिजीज़ हैं तो वो अगर एक ख़ास एरिया के अंदर एक ख़ास टाइम में एकदम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो डिज़ीज़ जो है वो एपिडेमिक की शक्ल उसने अख्तियार की। तो ये जो एपिडेमिक्स है पॉपुलेशन के ऊपर आते हैं, इनको स्टडी करके फिर इनके लिए मेजर्स किए जाते हैं, कंट्रोल मेजर्स किए जाते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। इसीलिए कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि एपिडेमिक्स को ट्रीट करती हैं। इसके अलावा एक और डिफिनीशन दी गई है, कूलर LH जो है उन्होंने 1991 को ये डिफिनीशन बताई थी। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स एंड देयर प्रिवेंशन, के एपिडेमियोलॉजी में एपिडेमिक्स को हम स्टडी करते हैं, जितने भी एपिडेमिकल डिजीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं और उनके प्रिवेंशन को स्टडी करते हैं।
इसके अलावा एक और डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिजीज आर इंजरी इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो डिफिनीशन स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताई थी कि एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें हम क्या देखते हैं, हेल्थ की, डिज़ीज़ की या किसी इंजरी की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। यानी कोई हेल्थ इवेंट आ गई, कोई डिज़ीज़ है, कोई इंजरी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि वो किस पैटर्न से आई है, और फिर उसके डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और वो रिस्क फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से कंट्रीब्यूट हुआ है इस डिज़ीज़ को, इस इंजरी को, इस हेल्थ इवेंट को ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसी स्टडी को अप्लाई करके, इसी स्टडी के बेस पे उनके लिए, उनके हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए मेजर करते हैं, हम कोई काम करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फिर वो कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। एक और डिफिनीशन है, एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। ये भी अच्छी सी डिफिनीशन है जो कि इजीली याद हो सकती है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, डिटर्मिनेंट्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की और फ्रीक्वेंसी की स्टडी है एक डिज़ीज़ की। कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर किसी भी डिज़ीज़ का हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट और उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उसकी पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो फैलने की पैटर्न है वो हम देखते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यानी उसकी रेट, रेशो, प्रोपोर्शन हम देखते हैं। हु गेट्स डिजीज़ एंड वाई, क्यों किसी को डिजीज़ हुआ तो वो क्यों हुआ, किसको हुआ, क्यों हुआ, ये हम देखते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी sick and well people to determine the crucial difference between those who get disease and those who are spared। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट दोनों लोगों को देखते हैं, जो लोग बीमार हुए हैं उनको भी देखते हैं, और जो लोग ठीक है, जो लोग बीमार नहीं हुए हैं, सिक नहीं हैं, उनको भी देखते हैं। और जो लोग बीमार हैं उनको देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये अगर बीमार है तो क्यों बीमार है, और जो लोग जो बचे हैं अभी तक, स्पेयर्ड, हु आर स्पेयर्ड का मतलब है जो अभी तक बचे हुए हैं, जिनको अभी तक डिजीज़ नहीं हुई, तो उनको क्यों डिजीज़ नहीं हुई, कौन कौन से ऐसे मेजर्स वो कर रहे थे जिन मेजर्स की वजह से वो बचे हुए हैं, उनको ये डिज़ीज़ नहीं हुई है, और जिनको हुई है तो उनको क्यों हुई है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स उनके इर्द गिर्द थे जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि उनको ये डिज़ीज़ हो गई। एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि ये सारी चीज़ें वो पता लगाता है। Some describe it as the study of epidemics। यानी एपिडेमियोलॉजी, अगर हम पूछे कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं कि एपिडेमिक्स की स्टडी है। तो एपिडेमिक क्या है, व्हाट इज़ एन एपिडेमिक? एन एपिडेमिक occurs when there are significantly more cases of the same diseases than past experience would have predicted। यानी आप लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक हॉस्पिटल में मौजूद है और उस हॉस्पिटल के अंदर एक आधो का पेशेंट आ जाते हैं टाइफाइड के, कभी कभार आते हैं, किसी को टाइफाइड होता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में ये नहीं आया हुआ है कि एक दिन में 15-20 पेशेंट जो है वो आ गए टाइफाइड के, ये आपके एक्सपीरियंस में नहीं था। और आज आपने देखा कि एक हॉस्पिटल के अंदर 15-20 पेशेंट आ गए, उन सब का टाइफाइड टेस्ट जब किया गया तो पॉजिटिव आया, और आपने कम्युनिटी में पता किया तो कम्युनिटी में भी, जिस कम्युनिटी के वो लोग थे, उस कम्युनिटी में लोग जो है ज़्यादातर सफ़र हो रहे हैं इस टाइफाइड से, तो फिर आप कहेंगे कि टाइफाइड जो है वो एपिडेमिक का शक्ल इसने अख्तियार कर लिया है, एपिडेमिक हो चुकी है इस एरिया में। अच्छा स्टूडेंट, अब है एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स। तो एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेजर एपिडेमियोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं जो इसके मेजर टाइप्स है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स है, आप लोगों के स्लाइड्स में यहाँ पे ओनली 4 टाइप्स जो है वो दी गई हैं। एपिडेमियोलॉजी के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में इन्हीं टाइप्स का जिक्र है, तो इसीलिए आप लोगों की स्लाइड्स में भी यही टाइप्स दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये जो 2 है, फर्स्ट 2 है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी या एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, तो ये दोनों जो है ये मेजर ब्रांचेस है, 2 मेजर ब्रांचेस कहलाती हैं एपिडेमियोलॉजी के। जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी डिज़ीज़ की जो फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसको हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव
एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम डिज़ीज़ के फ्रीक्वेंसी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि एक डिज़ीज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी रेट, रेशो और प्रोपोर्शन कितनी है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी पैटर्न कैसी है, किस पैटर्न से वो फैल रही है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी मीन्स उसके तादाद को हम देखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसके पैटर्न ऑफ फैलाव को कि किस तरीके से वो फैल रही है। इन दो चीज़ों को हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमें चार क्वेश्चन का आंसर करता है कि अगर एक डिज़ीज़ जो है वो आई हुई है तो कौन से लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं, कौन कौन अफेक्ट हुए हैं, किन लोगों को ये डिज़ीज़ जो है वो किन लोगों को इस डिज़ीज़ ने पकड़ा हुआ है, कौन कौन अफेक्ट हुए हैं, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि वो अगर अफेक्ट हुए हैं तो कैसे अफेक्ट हुए हैं, हाउ कैसे अफेक्ट हुए हैं। तीसरा ये कि ये जो लोग अफेक्ट हुए हैं ये कहाँ के लोग हैं, वियर। और जो फोर्थ वन क्वेश्चन है वो ये कि ये कब से ये इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हुई, यानी व्हेन। तो व्हेन, वियर, हु, हाउ, ये जो 4 क्वेश्चन है इनका आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर मिल जाती हैं। लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट बाय पर्सन, टाइम एंड प्लेस। कि इसमें हम क्या देखते हैं, हेल्थ इवेंट के फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, हम देखते हैं कि किन लोगों को हुआ, किस टाइम हुआ और किस जगह हुआ। यानी यही जो 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए उनमें से 3 यहाँ पे दिए गए हैं कि हु, वियर और कब, व्हेन, ये 3 यहाँ पे दिए गए हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट मींस के हेल्थ इवेंट जो आया हुआ है उसकी प्रोपोर्शन, उसकी रेट और उसकी रेशियो। इसके अलावा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी को अगर हम देखें तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें एनालिसिस करते हैं हम। किस चीज़ की एनालिसिस करते हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम जो आई हुई है, जो डिज़ीज़ आई हुई है, उस डिज़ीज़ की, उस हेल्थ प्रॉब्लम के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट और उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनकी हम एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर। यानी यहाँ पे लिखा है कि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिखा है कि सर्च फॉर कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि काज क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, रिस्क फैक्टर कौन सी है। रिस्पॉन्स टू स्टडी हाइपोथेसिस, अगर कोई स्टडी हाइपोथेसिस की हुई है, यहाँ पे इस डिजीज़ से रिलेटेड कोई हाइपोथेसिस दी गई। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं स्टूडेंट? हाइपोथेसिस वो आइडिया होती हैं जिसको इसलिए प्रपोज किया जाता है, इसलिए सामने लाया जाता है ताकि उस पर आर्गूमेंट्स हो, ताकि उस पर मज़ीद टेस्ट हो और वो ये साबित हो जाए कि वो ट्रू है या नहीं, तो उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो अगर इस पर भी कोई हाइपोथेसिस हुई है तो उसको हम रिस्पॉन्स करें। यूज़ वेरियस एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड हम यूज़ करें जिसके थ्रू हम ये पता लगा सके कि कॉजेटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर्स जो है वो कौन कौन सी है। इसे कहा जाता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो ये दो जो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के मेजर 2 ब्रांचेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में दिया गया है डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी। डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम हेल्थ को देखते हैं, जो डिज़ीज़ आई तो उसको, या जो इंजरी हुई उसको देखते हैं, यानी जितने भी हेल्थ आउटकम्स हैं उन सबको हम यहाँ पे देखते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो लास्ट टाइप है अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी स्टूडेंट्स, ये जो अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन होती है, उसको हम अप्लाई करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन भी हम करते हैं। यानी जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज और मेथड्स हैं उनको हम लोगों के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, लोगों के हेल्थ को, पब्लिक के हेल्थ को, पॉपुलेशन के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज और मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं और इवैल्यूएशन उनकी करते हैं। तो ये अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी कहलाती हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी इटियोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं, प्रायोरिटी सेटिंग की गई है किसी डिज़ीज़ के लिए, अगर कोई पॉलिसीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ है, सर्विसेज यूज़ हो रहे हैं, तो उन सब को हम अप्लाई करते हैं। और ये जो अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी है इसे एपिडेमियोलॉजिकल प्रैक्टिस का नाम भी दिया गया है। इसको एपिडेमियोलॉजिकल प्रैक्टिस भी कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो जितने भी पॉपुलेशंस है डिफाइन
डिफाइंड पॉपुलेशन, जिन पॉपुलेशन को लिया गया है तो उनका हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट हो, इम्प्रूव हो, और जो सर्विस दी जाती हैं उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो सर्विस जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू दिए जाते हैं। तो ये अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि इज़ एपिडेमियोलॉजी इज़ अ साइंस, क्या एपिडेमियोलॉजी साइंस है? तो इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साइंस। पहले हम देखेंगे कि साइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट डिसिप्लिन्स आर साइंसेस, साइंसेस के डिसिप्लिन्स कौन कौन सी है। व्हाट डिसिप्लिन्स आर नॉट साइंसेस, कौन कौन से डिसिप्लिन जो है वो साइंस में इंक्लूड नहीं है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम साइंसेस, और वो किस तरीके से साइंसेस से मुख्तलिफ है, डिफ़र करती हैं। इज़ पब्लिक हेल्थ इज़ अ साइंस, पब्लिक हेल्थ क्या साइंस है? अगर पब्लिक हेल्थ साइंस है तो एपिडेमियोलॉजी भी साइंस होगी, यानी पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी जो है वो साइंस है या नहीं। तो इनका हम किस तरीके से आंसर करेंगे? तो साइंस क्या है? साइंस इज़ अ क्रिएटिव इंडीवर। साइंस जो है वो एक क्रिएटिव इंडीवर है। इंडीवर किसे कहते हैं? इंडीवर कहते हैं कोशिश को, जद्दोजहद को कहते हैं। तो साइंस में हम किसी क्रिएशन के लिए जद्दोजहद करते हैं, हम कोशिश करते हैं। क्रिएशन इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल हम जो है कोई ड्रग बना रहे हो, कोई वैक्सीन हम तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए जो हम कोशिश करते हैं, जो हम जद्दोजहद करते हैं, तो वो कहलाती है क्रिएटिव इंडीवर। तो साइंस एक ऐसी जो है वो क्रिएटिव इंडीवर है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट काइंड के वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड के ड्रग्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए ये जो एपिडेमियोलॉजी है ये साइंस है। फिर इट रिलाइज ऑन क्वेश्चनिंग, इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन। साइंस में क्या होता है? क्वेश्चनिंग होती है, इमेजिनेशन होती है, चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। इट सीक्स आउट एम्पिरिकल एविडेंस। साइंस क्या मांगती है? साइंस तलाश करती है, एम्पिरिकल एविडेंस तलाश करती है। एम्पिरिकल एविडेंस उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें हासिल हो। एक जस्ट एविडेंस होता है, किसी भी सबूत को हम कह सकते हैं, और एक को जिसको एम्पेरिकल एविडेंस कहा जाता है, तो वो ऐसी एविडेंस होती है जो हमें एक्सपीरियंसेस के, एक्सपेरिमेंट के और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हासिल हुआ हो। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एपिडेमियोलॉजी में भी यही होती है कि हम ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम कोई एविडेंस जो है वो निकालते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी भी एक साइंस है। इट टेस्ट आइडियाज़, स्टडी क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस। साइंस क्या मांगती है? साइंस आइडियाज़ को टेस्ट करती है, स्टडी क्वेश्चंस करती है, और हाइपोथेसिस जितने भी हैं उनको भी स्टडी करती है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर भी यही होता है, हम हाइपोथेसिस तलाश करते हैं और उस हाइपोथेसिस जो है उस पर फिर स्टडी करते हैं, यानी एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये सब कुछ होती हैं। तो इसीलिए एपिडेमियोलॉजी जो है वो एक साइंस है। व्हाट इज़ द यूनिक स्किल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट? जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं तो उनका यूनिक स्किल जो है वो क्या है? तो वो ये है कि मेजरिंग डिजीज़ फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन। वो लोग क्या करते हैं? डिज़ीज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है, डिज़ीज़ की जो फ्रिक्वेंसी है उसको पॉपुलेशन के अंदर वो मेजर करते हैं। तो डिज़ीज़ की ये जो फ्रिक्वेंसी को मेजर करना है ये उनकी एक यूनिक स्किल होती है। ये आपने याद रखना है। फ्रिक्वेंसी यानी उसके रेट, उसके रेशो और उसके जो रेट रेशो और उसके जो प्रोपोर्शन है उसको भी चेक करती है, चेकआउट करती है। तो ये एक यूनिक है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। एपिडेमियोलॉजी वेज एंड बैलेंसेस। एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी वेज करती है। वेज मींस के ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ है उसको देखती है। डिजीज़ यहाँ पे वेज का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ के वज़न को, उसके मैग्नीट्यूड को देखती है। अब मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? डिजीज़ की मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ जो है उसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? अगर हम एक पॉपुलेशन के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक पॉपुलेशन के ऊपर किसी डिज़ीज़ के फ्रिक्वेंसी को पता करें, फ्रिक्वेंसी उसकी देखें, उसके रेट को, उसके रेशो, प्रोपोर्शन हम निकाल लें, तो फिर ये उस डिज़ीज़ का वेज होता है, उसका जो है मैग्नीट्यूड होता है। तो एपिडेमियोलॉजी हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताती है और बैलेंस करती है, उसके लिए उसको कंट्रोल में रखना चाहती है, उसके लिए मेजर्स करती है, कंट्रोल मेजर्स।
एपिडेमियोलॉजी कंट्रास्ट एंड कंपेयर्स डिफरेंट डिजीज़ को, डिफरेंट स्टडीज़ को कंट्रास्ट भी करती है, एक दूसरे के बरअक्स भी उस पर उनको देखती है, ले आती है और एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर भी करती है। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज़ रेट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, रेट्स को यूज़ करते हैं। वो जो इवेंट्स होते हैं, जो हेल्थ इवेंट्स होते हैं, उनके रेट्स को मालूम करते हैं। जो पॉपुलेशन रिस्क पे होते हैं उनके रेट्स को मालूम करते हैं कि किस रेट पे पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे हैं। एपिडेमियोलॉजी के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इनका कंसेप्ट भी मौजूद है। कोई स्टडी जब आ जाती है, स्टडी के रिजल्ट्स जब आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी में, तो फिर वो उसके जो नंबरिंग होते हैं उनको न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में शो करते हैं। न्यूमरेटर्स में क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल टू होम समथिंग हैपेंड, यानी दे गॉट सिक, डाइट एक्सेट्रा, कि उसमें वो उन लोगों को लिखते हैं जिनके साथ कुछ हो चुका है, जिनको या डिज़ीज़ हो चुकी है या फिर उस डिज़ीज़ की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, वो मॉर्बिडिटी का शिकार है या फिर मोर्टिलिटी का शिकार है। उनको उसके नंबर को, उन लोगों के नंबर को वो न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में द पॉपुलेशन एट रिस्क, ऑल द पीपल एट रिस्क फॉर द इवेंट। किसी इवेंट के लिए जो लोग जो है अगर रिस्क पे होते हैं तो जो लोग रिस्क पे है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका जब पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। आज के इस वीडियो लेक्चर का मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसे सही तरीके से सीख ले। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।